सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। मुल्क की इकोनॉमी सख्त चैलेंजेस से गुजरने के बाद अब तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस बात को साबित कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार आहिस्ता ज़रूर है लेकिन ग्रोथ हो रही है। मुल्क की एक्सपोर्ट्स करंट फिस्कल ईयर के दौरान उतार चढ़ाव के बावजूद 30.3 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई है। हुकूमत ने रवा साल के लिए एक्सपोर्ट का हदफ 32.34 अरब डॉलर मुकर्रर किया है। एक्सपोर्ट्स में इजाफा खास तौर पर टेक्सटाइल, एग्री प्रोडक्ट्स और IT सेक्टर में हुआ है। हुकूमत टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं। करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खासे बेहतर हो रहे हैं। FDI भी मुसलसल आ रही है, जिसका मतलब यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का मुल्क की इकोनॉमी पर एतमाद बढ़ता जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे के मुताबिक फरवरी 2025 में पाकिस्तान के बिजनेस कॉन्फिडेंस में 2.8 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा हुआ है। इस इजाफे के साथ पाकिस्तान का बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 58.1 तक पहुंच चुका है। इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के बिजनेस में ग्रोथ हुई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंडेक्स 1.7 पॉइंट्स इजाफे के साथ 55.2 तक पहुंच चुका है, जबकि सर्विस सेक्टर का कॉन्फिडेंस इंडेक्स 3.2 पॉइंट्स बढ़कर 59.1 हो गया है। बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे के मुताबिक परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 1.5 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 53 पॉइंट्स तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भी इजाफा हुआ है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक फरवरी में गुज़िश्ता माह के मुकाबले में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2.3% इजाफे से 40.3 पॉइंट्स तक पहुंच चुका है। माहिरीन के मुताबिक लोकल इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स का मुल्क की मईशत पर बढ़ता एतमाद एक अच्छी अलामत के तौर पर देखा जा सकता है। पाकिस्तान को इस वक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर लोकल इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल होगा तो लोकल इन्वेस्टर हाई पोटेंशियल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए राग़िब करने में भी तरगीब मिल सकेगी और इसमें भी हमें मदद मिल सकती है। लेकिन ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा और फॉरेन को मजीद कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के बढ़ने की इस वक्त कितनी अहमियत और सिग्निफिकेंस है, इस पर हम बात करेंगे। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब मारूफ सनतकार हैं, माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त इंडेक्स हमारे सामने मौजूद है, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, उसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रही है सूरत हाल। जो एक सोच और अप्रोच है न सिर्फ मुल्की इन्वेस्टर्स की बल्कि बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर्स की भी, वो पाकिस्तान को लेकर एक बेहतरी की जानिब जा रही है। तो किस जानिब इस वक्त इंडिकेटर्स को जाते आप देख रहे हैं? थैंक यू सो मच जी फॉर हैविंग मी योर शो। देखिए, ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है जो स्टेट बैंक का बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे आया है, जिसमें आपने बताया कि 2.8 पॉइंट्स की जिसमें तेजी देखने में आई है, बेहतरी देखने में आई है। देखिए, ये सिर्फ स्टेट बैंक जो है वो सिर्फ एप्रिशिएट नहीं कर रहा। इस वक्त IMF, वर्ल्ड बैंक और दुनिया के जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पाकिस्तान से डील करते हैं, वो पाकिस्तान में जो एक साल के अंदर बेहतरी आई है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। IMF की जो सरबराह हैं या खातून जो हैं, वो कई बार ये कह चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी बेहतरी आई है। खासतौर पर ये देखिए, इन्फ्लेशन रेट जो हुआ है इसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है। पाकिस्तान के जिस तरह एक साल में इसको काबू में पाया है, कहाँ हम भी 40% के करीब थे और अब हम कहाँ सिंगल डिजिट के ऊपर आ गए हैं। इसी तरह अगर आपने अभी इंटरेस्ट की बात की, तो आपने बिल्कुल सही कहा। मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूँ और हमारी ये डिमांड थी कि इंटरेस्ट रेट जब आपका इन्फ्लेशन इतना नीचे आ चुका है जो 4% और 3% की बातें हो रही हैं, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त 12% के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट रेट हो। मगर स्टेट बैंक ने बेहतर समझा प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे कि उसको अभी इस बार उसके अंदर चेंजेस नहीं आई है, बल्कि कल तक ये रूमर थी कि स्टेट बैंक उसके अंदर भी 0.5% की जो है कमी को उसके अंदर कर रहा है। तो देखिए, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि लास्ट ईयर जब मैं आपके किसी एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, पाकिस्तान में जो हालात थे वो अनबिलीवेबल थे और बातें हो रही थी कि ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। हमारा इंटरेस्ट रेट जो था वो 24% और 22% पे था और तमाम बिजनेस के लोगों ने बिजनेस छोड़ के अपना जो सरमाया था वो बैंक के पास ले जाके रख दिया था, क्योंकि 22% प्रॉफिट जो है आमतौर पर बिजनेस में नहीं होता है। तो बिजनेस इसी तरह बाहर की इन्फ्लेशन की वजह से बाहर के जो सरमायाकार थे वो पाकिस्तान पर रुख नहीं कर रहे थे। मगर ये आपने देखा कि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट नीचे आया, इन्फ्लेशन जिस तरह नीचे आया, स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह तेजी से ऊपर की तरफ गया है, तो बाहर से अब सरमायाकारी शुरू हो गई है और अब लोग अपना
बैंकों से पैसा निकाल के स्टॉक एक्सचेंज में भी लगा रहे हैं और रियल एस्टेट के अंदर भी इसकी इन्वेस्टमेंट जो है हो रही है और बाहर के सरमायाकार भी पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है जो लास्ट ईयर तकरीबन ना होने के बराबर थी, अब उसके अंदर बेहतरी आई हुई है। और इस वक्त जो है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ IMF का वक्त जो है वो पाकिस्तान में है। ऑल तो जगहों पे हम जो है हमने हदायत जो थे IMF के वो पूरे नहीं किए, जिसमें रेवेन्यू में तकरीबन ½ ट्रिलियन जो है शॉर्टफॉल आया है, मगर फिर भी हमें करना चाहिए कि मोर देन 39% हमने अपने रेवेन्यू के अंदर इजाफा किया है। लास्ट टाइम पाकिस्तान के जो रेवेन्यू थे जो हमने कलेक्ट किए थे वो तकरीबन 9 ट्रिलियन थे और अब हम देखिए हम उसको 13.5 ट्रिलियन के ऊपर देख रहे हैं और ये 10% का GDP से ज्यादा जो है इंक्रीज कर गया है। आज ही अखबार में भी ये खबर है कि इस महीने में रिकॉर्ड 40% ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट बाहर से रेमिटेंसेस आई हैं और ये रेमिटेंसेस उस वक्त आई हैं जब एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके सरबराह अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है आप रेमिटेंसेस नहीं भेजें, 40% उसमें तेजी इस महीने की मैं बात कर रहा हूँ। और ओवरऑल ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा जब हमारी रेमिटेंसेस हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको क्रॉस कर जाएंगी। दूसरी तरफ जो मैं एक बहुत पॉजिटिव चीज देखता हूँ, एक वक्त पाकिस्तान की जो करंट अकाउंट डेफिसिट था 15 से 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया साल की और अब वो तकरीबन खत्म हो गया, बल्कि पॉजिटिव में जी करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जा रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान की जी मिसालें दी जा रही हैं दुनिया में। आपको मिसाल दूं कि मेरा कुछ बिजनेस इंटरेस्ट है जी टर्की के साथ। टर्की में इस वक्त जी 60% इन्फ्लेशन है और कल एक बैंक की कॉल आई कि अगर आप हमारे यहाँ कुछ रखना चाहते हैं तो हम आपको 42% इंटरेस्ट देंगे। आई मीन कैन यू यानी कि इमेजिन समथिंग कि 60% इन्फ्लेशन और बैंक इंटरेस्ट जो है 42% जो है, मतलब किस तरह उनका सर्वाइवल इस वक्त हो रहा है। मगर देखिए हुकूमत को अभी कुछ अर्से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ बिजनेसमैनों को बुलाया था प्राइम मिनिस्टर हाउस, मैं वहाँ पे मौजूद था और आप यकीन करें कि उन्होंने बताया है कि एक ऐसा भी वक्त था कि जब बातें हो रही थी IMF के साथ और खुदा न खास्ता अगर IMF हमारा साथ नहीं देता तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी प्रॉब्लम हो सकती थी। और एक पार्टी जो थी उस वक्त वो IMF के दफ्तर के बाहर खड़े होकर ये कह रही थी कि पाकिस्तान को आप लोन जो है IMF नहीं दे। तो इंशाल्लाह अभी देखिए रोजाना अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। डे बिफोर यस्टरडे चाइना ने रोल ओवर कर दिया, $2 बिलियन था। इसके पहले हम रोजाना देख रहे हैं कि मैक्रो लेवल पर ये बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं और इसीलिए बड़ा ये हैरान को नंबर है कि स्टेट बैंक के पास अपॉर्चुनिटी भी थी, स्पेस भी था, डिमांड भी थी बिजनेस कम्युनिटी की। कोई 1-1.5% या 2% की भी ये कमी हो जाती तो उससे बिजनेस एक्टिविटी भी मजीद जनरेट होती, उससे जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है इसमें भी इजाफा होता। तो ये इस वक्त क्या IMF के वफ्द का प्रेशर था, चूंकि वो पाकिस्तान में मौजूद है, रिव्यू के लिए बड़ा क्रिटिकल ये रिव्यू है, उसकी वजह से ये इस वक्त बहुत एक कॉशियस स्टेप लिया गया या इसकी कोई और वजह आपकी समझ आ रही है? देखिए आल्दो तमाम चैम्बर्स, फेडरेशन और बिजनेस कम्युनिटी की ये थी कि कम से कम 1% आप इसके अंदर पर्दा वो करें, क्योंकि देखिए हमेशा इंटरेस्ट होता है, रिस्पॉन्ड करता है आपके इन्फ्लेशन के साथ। जब हुकूमत ये दावे कर रही है कि इन्फ्लेशन को हम सिंगल डिजिट के पर 4%, 3%, कभी 2% की आवाजें आती हैं उस पर ले आए हैं, तो फिर कोई सेंस नहीं बन रहा कि अभी तक आप 12% के। देखिए पाकिस्तान ने जब भी तरक्की की है, हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान ने हाईएस्ट GDP हासिल की है, उस वक्त ये कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट था आगे, तो बड़ी उम्मीद थी। मगर एक चीज मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा कि IMF प्रेशर नहीं है, ना हुकूमत का प्रेशर है, क्योंकि इंडिपेंडेंट बिल्कुल इस वक्त ऑटोनोमस हमारा इदारा है स्टेट बैंक, और वो किसी के ना हुकूमत के सुनता है ना IMF के सुनता है। तो गवर्नर ने शायद ये बेहतर समझा इस वक्त के प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। आपको शायद एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ कि इस वक्त जहाँ एक तरफ हम जो हैं हमने अपनी इंटरेस्ट रेट को कम किया है और हमारे रेवेन्यू में थोड़ा सा ½ ट्रिलियन हुआ है, हम कई ट्रिलियन का इंटरेस्ट रेट कम हो गया है हुकूमत का, क्योंकि हुकूमत ने जो मैसिव बारोइंग की हुई थी उस पर 22%, 23%, यानी कि 24% तक की आवाजें आ रही थी। अब उसको आप 12% पे जब ले आए हैं तो ट्रिलियंस के अंदर हमने अपना सेव किया है। और यही वजह है कि अगर एक जगह हमारा थोड़ा सा रेवेन्यू के अंदर शॉर्टफॉल आया है तो उसको हम पूरा कर लेंगे अखराजात के साथ, क्योंकि अखराजात पहले हमारे बहुत ज्यादा हो रहे थे। इन्फॉर्म जब हम हुकूमत जो थी जो बारोइंग उसने की हुई थी बैंकों के अंदर, उसके अंदर उसको 22 और 24% दिया जा रहा था।
एक थोड़ा सा IMF का इस बार जो कंसर्न है वो ये है कि हमने उनसे वादा ये किया था कि हम इस वक्त भी 800 बिलियन रुपीस जो है हमने लॉस मेकिंग वेंचर्स जो थे पाकिस्तान के, वो इदारे जो लॉस कर रहे हैं उसको हमने सब्सिडाइज किया है। और IMF से हमने ये वादा किया था कि हम इनकी प्राइवेटाइजेशन जो है बहुत जल्दी शुरू करेंगे, मगर समहाउ आपने देखा जो PIA के साथ हुआ वो नहीं हो सका, और PIA हो गया और दूसरी तरह की बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, स्टील मिल भी उसके अंदर शामिल है कि जो बिल्कुल सब कर रहा है जी पाकिस्तान के बिलियंस ऑफ रुपीस। मगर इस बार हमने IMF की टीम को जो है वो ये यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर महीने अब आने वाले वक्तों में एक ना एक हमारा अदारा जो है वो प्राइवेटाइज होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक जो है वो हमारे ये $800 बिलियन विल बी एबल टू सेव इट। और मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ क्योंकि मेरी आज भी इस्लामाबाद बात हुई थी, IMF का जो वक्त आया वो बहुत मुतमईन है इस वक्त, और इंशाल्लाह इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को जी एक और जो फ्रेंच मिल रही है $1 बिलियन की, वो इंशाल्लाह हासिल हो जाएगी। तो हमारी जी अच्छी जा रही है जी मईशत। इस वक्त हम खतरात से निकल गए हैं, जो ये खतरात हम पे मंडला रहे थे। और इसके अंदर मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब था, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात भी हुई थी, और एक चीज़ उन्होंने कही कि बहुत कम ऐसा होता है कि हुकूमत अपना क्रेडिट किसी और को दे। उन्होंने आर्मी चीफ की भी तारीफ की और उन्होंने कहा कि जिस तरह बुरे वक्त में वो चल के गए, वो UAE गए, वो कतर गए, वो गए और सऊदी अरब गए, और रोल ओवर कराने में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये हम बिल्कुल साहब, ये पिछला 1.25 साल गुजरा, ये बड़ा ही ज़बरदस्त गुजरा कि बहुत बुरे हालात से हम बहुत बेहतर हालात की जानिब आए। लेकिन अब ये जो एक ओवर कॉशियस अप्रोच इस वक्त सामने आई, उसका लोकल इन्वेस्टर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या उनकी एक तरह से डिस्करेजमेंट होगी? उनकी तो डिमांड 5-6% कमी की थी, वो फिस्कल स्पेस भी इस तरह का नज़र आ रहा था, लेकिन ये ड्यू रिलीफ जो अभी उसमें थोड़ी ताख़ीर कर दी गई है अब अगली पॉलिसी तक के लिए। अब एक लोकल इन्वेस्टर इस वक्त क्या सोच रहा होगा? वो तो रिएक्शनरी तौर पर मुस्तरद कर चुका है इस फैसले को। नहीं जी, देखिए अगर आप 22%, 20%, 18% की बात कर रहे होते तो मैं एग्री करता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर 1% की कमी हो जाता तो बिजनेस कम्युनिटी ज़्यादा खुश होती और उसके अच्छे इम्पैक्ट आते, मगर टू बी वेरी फ्रैंक अभी भी 12% जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। अभी मैंने आपको एक मिसाल दी है कि 42% टर्की के अंदर इस वक्त बिजनेसमैन जो है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। तो ये हर 4 महीने बाद और 3 महीने बाद इसका रिव्यू होता है। मुझे पूरी उम्मीद है जी कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले उस रिव्यू के अंदर स्टेट बैंक जो है वो बिजनेस कम्युनिटी की और चैम्बर्स की और फेडरेशन की जो डिमांड है उसको वो करेगा, और 1% तक मुझे उम्मीद है कि कमी आएगी। क्योंकि देखिए अब हमने क्या किया है कि बुरे वक्त से निकल आए हैं और अब हम एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा करें, IT की एक्सपोर्ट में इजाफा करें। और ये जब ही मुमकिन है कि जब ये जो लोग जो हैं इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो, ताकि बिजनेस कम्युनिटी बैंकों से, क्योंकि इस वक्त जी लास्ट ईयर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था कि सिर्फ जो बारो कर रहे थे बैंकों से वो सिर्फ हुकूमत कर रही थी, मगर अब ये है कि स्टॉक के अंदर भी पैसा लग रहा है, दूसरी चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, रियल एस्टेट भी बेहतर हुई है। जो रियल एस्टेट बिल्कुल मतलब डिप्रिशिएट की है वो आप देख रहे हैं कि उसमें कमी आ रही है। तो देखिए इस सिनेरियो पूरे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इस वक्त पूरी दुनिया में है। आप यकीन करें कि इंग्लैंड में ये हालत है इस वक्त कि लोग सड़कों पे सो रहे हैं। मैं UK की बात कर रहा हूँ, उनकी कानों की ये यूक्रेन वॉर हो गई है और दूसरी चीजें हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। मतलब बेहतर ये है कि ये दुआ करें कि ऑयल जो है वो इसी प्राइसेस पर रहे, क्योंकि कभी कभार जब ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट की वजह से प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हैं जी, वो तो पाकिस्तान चलें। अब अभी तो अच्छी बात यह है कि मुस्तकिल डिक्लाइन की तरफ ये कीमतें जा रही हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, हमारे नमस्कार, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ने HBL के साथ मिलकर पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए $75 मिलियन की सपोर्ट का ऐलान किया है, जो मुल्क में फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस में इजाफे के लिए एक अहम पेशरफ्त है। एग्रीकल्चर सेक्टर मुल्क की GDP में 23% से ज़ायद का हिस्सा रखता है
और मुल्क की कुल वर्कफोर्स का 40% के करीब एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मुंसलिक है। इस वक्त पाकिस्तान का एग्री सेक्टर मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की वो क्रॉप्स जिसमें पाकिस्तान बड़ा एक्सपोर्टर कहलाया करता था, आज उन्हीं को इंपोर्ट करने पर मजबूर हो गया है। पाकिस्तान गुज़िश्ता चंद सालों से फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस का सामना भी कर रहा है। शदीद बारिशों और सैलाब ने सिंध और बलूचिस्तान की ज़राअत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के असरात नुमायां हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 ममालिक में होने वाले नुकसानात के एतबार से सरे फहरिस्त है। साल 2022 में आने वाले सैलाब के नतीजे में 80% फसलें मुतासर हुई थीं, जिसका नुकसान $50 अरब से ज़ायद था। इसमें से $35 अरब सिर्फ एग्री सेक्टर ने नुकसान बर्दाश्त किया था। पाकिस्तान दुनिया के इन 11 बड़े ममालिक में शामिल है जिनके पास वसी काबिल काश्त एग्री लैंड मौजूद है। इसके बावजूद पाकिस्तान सालाना $8 अरब से ज़ायद की एग्री इंपोर्ट्स कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और फंडिंग की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के असरात को कम करने के लिए अपनी पोजीशन मजबूत कर सके। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और HBL की पार्टनरशिप के नतीजे में मिलने वाले $75 मिलियन की सपोर्ट एग्री सेक्टर से वाबस्ता अफराद की मुश्किलात में यकीनी तौर पर आसानी पैदा कर सकती है, कमी ला सकती है। और ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और HBL की पार्टनरशिप के जरिए छोटे किसानों, डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम की जाएगी, जिससे प्रोडक्शन और इनकम में इजाफा किया जा सकेगा। इस फाइनेंशियल सपोर्ट में 50% छोटे फंड छोटे किसानों को दिए जाएंगे और जो मुल्क के एग्री सेक्टर का 90% के करीब बनते हैं। इस पार्टनरशिप के तहत मुल्क में सोलर एनर्जी और सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम को प्रमोट किया जा सकेगा। मजीद क्या क्या बेहतरी आ सकती है और एग्री से इस बहरान से निकाला जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आगा जान अख्तर साहब साबिक सेक्रेटरी हैं ज़राअत के, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट की बात सुन रहे हैं, $75 मिलियन HBL के साथ एक इंटरनेशनल इदारा, ब्रिटिश इदारा मिलकर ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसका एफिशिएंट और बेहतरीन यूज कहां पर और कैसे हो सकता है? देखिए जी, ये जो फंडिंग मिल रही है ये सिर्फ एक खास पर्पस है जो गुजरे साल बहुत शिद्दत से फील किया गया था, वो था क्लाइमेट इफेक्ट ऑन आवर एग्रीकल्चर। आप ये देखें कि इस वक्त अपर सिंध में करीबन 50% राइस क्रॉप जो है वो डैमेज्ड है और यील्ड्स कम होंगी। एक्सपोर्ट्स इस साल ज़ाहिरी बात है उसकी वजह से अफेक्ट होंगी। इस पे इस गर्मी की क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो उसका शुगर केन पे भी पड़ा है और शुगर केन में भी जो एवरेज यील्ड है वो कम हो गई है पर एकड़। इसका लोअर सिंध में कम हुआ है जहां वेदर की फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। अपर सिंध में और कुछ इलाका पंजाब में इसका असर काफ़ी शिद्दत से फील किया गया है। आप जो ये इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक फंडिंग की है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए देखने के लिए कि किस किस्म से पाकिस्तान का ज़राअत शोबा इसको फेस कर सकता है और इससे उस किस्म के तरीक़ेकार टेक्निक्स अपनाए जो क्लाइमेट के इफेक्ट को फेस कर सके और नुकसानात से फार्मर और मुल्क को बचत हो। सही। तो अब अगर सब ये अब ज़ाहिर अभी गंदम की फसल आनी है, पिछले 2 साल में हमने देखा किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बहुत सारे किसान ऐसे भी थे जो अब बैक ऑफ हो गए गंदम उगाने से। फिर आगे कपास को हम बहुत बड़े पैमाने पर अभी इंपोर्ट करने लगे हैं, एक दौर में हम एक्सपोर्टर हुआ करते थे। तो ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हमें यहाँ पर इन सेक्टर्स में ऐसी मददगार साबित हो सकेंगी कि सूरत हाल हमारी कुछ बेहतर हो सके? देखिए, उसमें सिर्फ इन किस्म की इन्वेस्टमेंट्स के अलावा गवर्नमेंट की क्लियर पॉलिसीज की जरूरत है। आप गुजरे साल 32 मिलियन टन के करीब जो था हमारा वीट का आउटपुट था, उसके बावजूद 6 मिलियन टन जो कनक इंपोर्ट की गई थी, उसकी वजह से फार्मर को नुकसान ये हुआ। फार्मर के पास तो यील्ड्स बहुत ही अच्छी थी लेकिन उनको पैसे बहुत कम मिले अपने कनक के। एवरेज पंजाब में 2500 रुपए तक की नीचे आ गया था, 2200 तक भी आ गया था और उससे पहले ये 4000 तक चल रहा। सिंध में भी इसका इफेक्ट हुआ है और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि फार्मर्स ने कनक कुछ कम की है, कुछ वेदर का रीजन है और कुछ ये जो परचेजिंग नहीं की गई उसका रीजन था। उसकी वजह से इस साल 28 मिलियन टन एक्सपेक्टेड है। अल्लाह करे ये फिगर भी रीच हो जाए। मुझे शक है कि ये फिगर भी शायद नहीं हो सकेगा। तो वीट की हमारी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक हमको कुछ शॉर्टेज हो सकती है, हो जाए, जबकि सिंध गवर्नमेंट के पास अपना 13 लाख टन की पूरी जो परचेजिंग की थी वो अभी तक पड़ी हुई है। उसकी एक बोरी भी उन्होंने रिलीज नहीं की है बिकॉज मार्केट में अभी तक डिमांड ही नहीं आई है
इस कनक की जो गवर्नमेंट नॉर्मली मिलर्स को देती है सितंबर के महीने से। सही। कपास की जहां तक जी आप मुकम्मल कीजिएगा। जहां तक कपास की बात कर रहे हैं, कपास 2000 मेरे ख्याल में 9 या 10 में हमने करीबन 15 मिलियन बेल तक पहुंच गए थे। उसके बाद से अब ये डिक्लाइन, मुसलसल डिक्लाइन आ रहा है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो कपास की प्राइसिंग, दूसरा कपास का सीड ऐसा नहीं है मिला है अभी तक फार्मर को जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट भी हो, वेदर रेजिस्टेंट हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो। वो हम उसमें पीछे रह गए हैं। बीज क्वालिटी का अवेलेबल नहीं है फार्मर को, और पैसे ऐसे नहीं मिल रहे हैं फार्मर को कि वो कपास लगाए। उसकी बरक्स वो शुगर केन की तरफ जा रहा है, और शुगर केन में मल्टीप्लायर इफेक्ट भी कम होता है कपास के मुकाबले में। आप कपास को देखें, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा इस वक्त एक्सपोर्ट भी टेक्सटाइल की तरफ हुआ करती थी, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए कपास है। अब कपास पहले जिन होता था, जिन के बाद उसका धागा बनता था, डाइंग होती थी, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता था। एंड में एक अच्छा महंगा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो जाता था। आप उसकी जगह पे आपने शुगर केन स्टार्ट कर दी। शुगर केन ज्यादा से ज्यादा चीनी ही बनेगी, या एथेनॉल बन जाएगा, या मोलासेस, यही कुछ 2-3 चीजें हैं। लेकिन फार्मर शुगर केन की तरफ जा रहा है। उसकी वजह यह है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट वो बेहतर रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन सीड। सही। तो आगा साहब, ये जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट या फंडिंग्स होती हैं, ये इनको यूटिलाइज कैसे और किस लेवल पर किया जाता है? क्या एक छोटे किसान तक इसके बेहतर समरात या फ़वाइद पहुंच पाते हैं, यानी वो उनके लिए मददगार साबित होती है, या फिर ये सिर्फ बड़े ही लेवल पर वहीं पर यूटिलाइज हो जाती हैं? देखिए, ये जो फंडिंग है, ये कोई इतनी बड़ी फंडिंग नहीं है जो आप सारे मुल्क पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये एक टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम तक ही रहेगा, जो ज्यादा से ज्यादा सारे सूबों में एक एडवाइजरी रोल में खर्च हो जाएंगे पैसे, जहां तक मेरा ख्याल है, जो डिस्ट्रीब्यूट भी होंगे। और उसमें उन चीजों पे पैसे खर्च होंगे जैसे उनका ख्याल था कि मैकेनाइज फार्मिंग है या टेम्परेचर कंट्रोल स्टोरेज है, ताकि ये नुकसानात को रोका जा सके। तो ये इतना बड़ा फंडिंग नहीं है जो आप जिसपे आप ये समझें कि ये फार्मर तक ट्रिकल डाउन होगा। उसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे बैंक्स हैं, उनको कोई इस तरीके की पॉलिसी लानी पड़ेगी। इसमें हबीब बैंक ने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया है, और उसने एग्रेसिवली एक एग्रीकल्चर का पूरा एक अलग अपना वो बनाया है इदारा, जिसको एक उनके बहुत ही अच्छे और पुराने बैंकर हैं आमिर अजीज साहब, वो उनको लीड कर रहे हैं। और ये मुझे पूरा यकीन है इसका। और ये दूसरा जो ब्रिटिश एड के ये भी हबीब बैंक के थ्रू आएगा, इससे पॉजिटिव इफेक्ट जरूर आएंगे। तो अगर हमारे जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जो दीगर बैंक्स हैं, हबीब बैंक के अलावा की जो मैं बात कर रहा हूँ, कि उनका फिर इस तरफ रुझान क्यों नहीं है? हमारा ये शोबा एक मुस्तकिल आप समझें कि डिक्लाइन की तरफ काफ़ी अरसे से जा रहा है। एक के बाद एक सेक्टर में कोई ना कोई बुरानी कैफियत पैदा हो रही है। तो ये बैंक्स अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे? और अगर खुद नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट इनके साथ क्यों नहीं बैठ रही? चूँकि वो भी मेजर स्टेक होल्डर हैं, बैंक्स भी मेजर स्टेक होल्डर हैं। प्राइवेट सेक्टर का इस जानिब अभी तक ये रुझान क्यों नहीं आ रहा? देखिए, बैंक्स पे ऑलरेडी स्टेट बैंक की तरफ से एक कंपल्शन है कि कुछ परसेंटेज उनको लोन एक्सटेंड करना होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसमें काफी बैंक्स ने कुछ उस पर कार्रवाई स्टार्ट की हुई है और कर रहे हैं, लेकिन पहल जैसे मैंने आपको बताया, HBL ने ज्यादा इसमें काम दिखाया है। आई होप कि दूसरी बैंक्स भी इसमें आगे चलें, और कुछ बैंकों ने रोल लेना स्टार्ट किया है। थोड़ा सा स्टेट बैंक को इस पर मॉनिटरिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी थोड़ा सा इसमें इंसिस्ट करना पड़ेगा। पंजाब बैंक में इसमें देखें, पंजाब बैंक ऑल्सो इज प्लेइंग अ गुड रोल नाउ। वो भी टैक्स जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है ट्रैक्टर पे सब्सिडीज देने की, सब्सिडाइज लोन देने की, उसमें वो भी बड़े अग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक हबीब बैंक और सम अदर बैंक्स। ये आपको कंटिन्यूअसली हमारे किसानों को भी इसमें बड़ी शिकायत रहती है, खासतौर पर जो छोटे किसान हैं, कि जब वो कोई लोन लेते हैं, अभी उनकी फसल डेवलप नहीं हुई होती, अभी उनके हाथ कुछ आना नहीं होता, और लोन रिटर्न करने की तारीख पहले से सर पर आ जाती है। तो ये इस पूरे प्रोसेस में भी थोड़ी सी ज़रा आसानियाँ पैदा करनी पड़ेंगी। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो सख्तियाँ हैं, इनको आप समझते हैं थोड़ा दूर करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल अग्री करता हूँ जी मैं इसमें 100%। नॉट ओनली सिर्फ डेट्स की बात है, फ्लेक्सिबिलिटी की भी जरूरत है, और थोड़ी सी इस पे जो परसेंटेज लोन के होते हैं उस पे फेडरल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सब्सिडीज देनी पड़ेंगी। फेडरल गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही थी ट्रैक्टर स्कीम में, 7% पे लोन एक्सटेंड कर रहे थे इफ यू बाय लोकल ट्रैक्टर। इस किस्म की
और स्कीम्स इनको लॉन्च करनी पड़ेंगी। पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है गुजरे 2 साल में। उन्होंने सुपर सीडर सब्सिडीज पे दे रहे हैं, 1000 के करीब दे चुके हैं, जिससे आपकी एक तो ये जो स्टबल जो आग लगाई जाती थी उसका मसला भी हल हो जाता है। ये सुपर सीडर जो है वो रोटावेटर भी है और वो सारा काम एक साथ करता है कि जमीन को तैयार करता है कनक की फसल के लिए और बीज भी डाल देता है। तो सुपर सीडर पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सब्सिडीज दी हैं और ट्रैक्टर्स पे भी सब्सिडीज बहुत अच्छी तादाद में दी हैं। इस पे सिंध गवर्नमेंट बहुत पीछे है। सिंध गवर्नमेंट को ये फॉलो करनी चाहिए पॉलिसी जो पंजाब गवर्नमेंट ने अपनाई हुई है, और उससे एंड ऑफ द डे जो फार्मर है, जो टेनेंट फार्मर है, जो छोटा फार्मर है, उन सब की यील्ड्स बढ़ती हैं और पाकिस्तान के लिए बेहतरी आएगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल बस आगा साहब कि ये जो जिस तरह भी ये इन्वेस्टमेंट आई है, अगर इसी तरह की और इन्वेस्टमेंट्स भी हमें चाहिए हैं ब्रिटिश इदारों से या दीगर ममालिक से, तो उसके लिए फिर क्या तरीक़ाकार होता है? किस तरह से इन इदारों को कन्विंस किया जाता है? अभी इस तरह की और इन्वेस्टमेंट्स कैसे लाई जा सकती हैं अपने मुल्क में? देखिए, इस पे इस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स पे अगर हम ज़्यादा देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है कि वो पाकिस्तान को लोन ग्रांट करते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को एक्सटेंड करते हैं। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की लोन है ये बड़ी लिमिटेड होगी, और आपने देखा है कि अमेरिका में भी जो USAID पहले इस किस्म की कुछ स्कीम्स स्पॉन्सर सपोर्ट कर दिया करती थी, जैसे 2010 के फ्लड के बाद सिंध में काफ़ी एक्टिवली इन्होंने पार्टिसिपेट किया था to cultivate sunflower seed as an alternate crop, और sunflower के seeds और fertilizer distribution में USAID, FAO इन सब ने रोल प्ले किया था। तो वो उनसे ज्यादा जो आप एक्सपेक्ट करेंगे सपोर्ट पाकिस्तान को, वो वर्ल्ड बैंक टाइप इदारे जो हैं उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बट वो लोन की शिकल में होती हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को एक्सटेंड किए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आगा जान अख्तर साहब, साबिक सेक्रेटरी ज़राअत, हमारे साथ तू आपने सुनी। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। चाइना सीनियर सिटीजन्स और सोशल केयर सेक्टर में AI और डेटा के इस्तेमाल को तेज तर करने जा रहा है। चाइना की आबादी में 2024 के दौरान मुसलसल तीसरे साल कमी वाक़ हुई है और चाइना में पहले ही साल 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के 31 करोड़ से ज़्यादा अफराद मौजूद हैं। चाइना इस वक्त मुल्क की कम बर्थ रेट और मैन पावर में कमी जैसे चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करने की हिकमत अमली अपना ली है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 2024 में मुल्क भर में उम्र रसीदा अफराद के खाने के इमदादी प्रोग्राम्स में ताउन के लिए 30 करोड़ युआन यानी 4,17,30,000 अमरीकी डॉलर मुख्तस किए थे, जबकि इजाफी इकदाम के तहत 3,58,000 घरों में निगहदाश्त के बिस्तर मुहैया करने में मदद की है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए चीन बड़े पैमाने पर बचत करने की प्लानिंग कर रहा है। नई चाइनीज ऐप डीप सीक के कम कीमत मॉडल ने अमेरिका की जानिब से चीनी कंपनीज पर मॉडर्न AI चिप्स की फरोख्त पर पाबंदियों के बावजूद अपने कई वेस्टर्न कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया है। सदर शी जिनपिंग ने गुज़िश्ता माह प्राइवेट AI कंपनीज के लिए सिंपोजियम के दौरान AI सेक्टर के लिए फुल फ्लैश गवर्नमेंट सपोर्ट का यकीन दिलाया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में इनकलाब बर्पा करने वाला करार दिया जा रहा है। AI के जरिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज तब्दील हो रही हैं। AI की बुनियाद पर मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन ने पहले ही कई अहम सेक्टर्स में एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया भर में 40 से 80 करोड़ अफराद को नौकरियां बदलने या नए स्किल सीखने की जरूरत पड़ेगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और AI एक्सपर्ट्स की मांग में तेजी से इजाफा होगा। मशीनों की देखभाल और ट्रबल शूटिंग के लिए नए टेक्नीशियंस दरकार होंगे। AI के साथ काम करने वाले डॉक्टर्स मरीजों की बेहतर तशखीस कर सकेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2025 तक AI और ऑटोमेशन से 9 करोड़ 70 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन पाकिस्तान अभी भी दुनिया के बदलते इन ट्रेंड्स के बावजूद अपनी हिकमत अमली तरतीब देने में नाकाम नजर आ रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD करवा रही हैं और 10 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां ग्रेजुएशन लेवल पर AI के कोर्सेज तो पढ़ाए जा रहे हैं और जिसमें ज्यादातर प्राइवेट हैं, और जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है वो भी काफी हद तक पुराना है। दुनिया में हर रोज हम एक नया AI का मॉडल
मॉडल सामने आता देख रहे हैं, इस हिसाब से तो वैसे ही पाकिस्तान बहुत पीछे दिखाई दे रहा है। हुकूमती सतह पर अभी तक AI को लेकर कोई खास पॉलिसी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये कहा जाए कि पाकिस्तान भी तेज़ी से वक्त के साथ बदलने की कोशिश कर रहा है। अब जिसका नुकसान अब पाकिस्तान को आइंदा चंद सालों में खासा हो सकता है, वो किस नौयत का हो सकता है। पाकिस्तान को अगर इस कंपटीशन में शामिल होना है तो हमें किस स्ट्रेटजी और किस पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सज्जाद मुस्तफ़ा साहब चेयरमैन पाशा के हमारे साथ मौजूद हैं। तो भाई साहब, ज़ाहिर है चाइना से हमारी बड़ी गहरी दोस्ती है और वहाँ हम देखते हैं किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या काम हो रहा है, डीप सीक के आने के बाद भी और उससे पहले भी, तो एक इनकलाब सा वहाँ बर्पा हो चुका है और हम इस रेस में खासे पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसकी क्या बुनियादी वजूहत हैं आपकी नज़र में? सर, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। AI जो है, यस, जहाँ तक R&D का काम का ताल्लुक है, ऑब्वियसली AI को चलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो कंप्यूट पावर चाहिए होती है, वो पाकिस्तान में इतने स्ट्रॉन्ग डेटा सेंटर्स नहीं है कि हम वो कर सकें, तो हमें बाहर ही रिलाई करना पड़ता है। बट हमारी बहुत सारी कंपनीज बहुत अच्छा AI पे काम कर रही हैं और एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। इन टर्म्स ऑफ बेसिक रिसर्च हम बाकी चीज़ों की तरह इसमें भी ज़रा पीछे हैं, बिकॉज इसके लिए जो कंप्यूट पावर वगैरह चाहिए होती है वो हमारे यहाँ नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, जो अभी डिजिटल नेशन लॉ वगैरह आया है, इसके अंदर जो नेशनल डिजिटल कमीशन बन रहा है, उसका AI एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है और गवर्नमेंट के मजीद जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट इसका हिस्सा है। अभी हम लोगों ने एक नई स्कीम के तहत जो टीचर्स ट्रेनिंग है उसमें हम इंटरनेशनल स्टैनफोर्ड से प्रोफेसर्स लेके आ रहे हैं, गवर्नमेंट लेके आ रही है, जो प्रोफेसर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेन करेगी। तो जस्ट लाइक मोस्ट अदर टेक्नोलॉजी, बी इट मेडिसिन, बी इट हेल्थ केयर और एनीथिंग एल्स, रिसर्च में हमारा मुल्क बाकायदा हर चीज़ में रिसर्च में हम पीछे हैं इन जनरल, बिकॉज वी डोंट हैव अ रिसर्च कल्चर। बट हैविंग सेड दैट, हमारे पेपर्स भी AI में पब्लिश हो रहे हैं कंपेयर टू अदर्स। यस, हम चाइना और अमेरिका के लेवल पे तो नहीं है, बट अपनी लेवल की नेशंस में हम AI में तकरीबन उनके बराबर ही हैं। अच्छा, तो सच्चा हम अभी ये बताएगा कि हम अभी उस ट्रेनिंग वाले फेज़ में ही हैं, हमारे टीचर्स को भी अभी ट्रेन होने की ज़रूरत है। जो बिगिनर्स हैं वो तो अभी ज़ाहिर है इस रेस में हमें खासे पीछे दिखाई देते हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो, जैसे अभी हमने डीप सीक को देखा, जैसे हम अमेरिका की बड़ी इन्वेस्टमेंट देखते हैं, तो पाकिस्तान में कोई इस तरह की खास बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कोई प्राइवेट सेक्टर से भी हम होते नहीं देख रहे इस सेक्टर में ख़ास तौर पर। जी, देखिए, AI को चलाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती, जी देखिए, AI को चलाने के लिए जो कंप्यूट पावर चाहिए होती है ना, बहुत सारे चिप्स का पाकिस्तान के ऊपर बैन है। हम वो चिप्स और डेटा सेंटर्स पाकिस्तान में बुला ही नहीं सकते। अच्छा। तो हम जो भी AI के मॉडल्स बनाते हैं वो या अमेजोन पे चलते हैं या गूगल पे चलते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे चलते हैं, उनके लिए हमें इंटरनेशनल डेटा सेंटर्स चाहिए होते हैं, जो पाकिस्तान में डेटा सेंटर्स है ही नहीं। और ये डेटा सेंटर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है जी। जहाँ तक पाकिस्तानी AI की कंपनीज का ताल्लुक है, हम लोगों की कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने हेल्थ सेक्टर के अंदर AI में बड़ा काम किया है। हमारे यहाँ कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने कॉन्वर्सेशनल AI या स्पीच रिकग्निशन में बहुत एडवांस लेवल पे काम किया है, जो ग्लोबल जगह पे ग्लोबल मार्केट्स में कम्पीट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी अभी आप अनकरीब देखेंगे कि बहुत सारे आपके कॉल सेंटर्स की टेक्नोलॉजीज जो है, वहाँ पे इंसानों के बजाय वहाँ पे आपके बॉट्स होंगे जो ये जवाब दे रहे हैं। तो ये जो AI की टेक्नोलॉजी है, इसकी अडॉप्शन सारी दुनिया में अभी हो रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान, यस, हम बाकियों से शायद पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ R&D, बट इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन बाकी दुनिया भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। और फिर सज्जाद साहब ये बताइएगा कि अब ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद किन सेक्टर्स में हो सकती है? जैसे अभी चाइना की कुछ खबरें हमने देखी हैं, वो अपने हेल्थ सेक्टर में इसको लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे मुल्कों ने इसको अपने ज़रूरी सेक्टर में इम्प्लीमेंट किया है, उससे एफिशिएंसी उनकी बढ़ गई है, उससे उनके खर्चे कम हो गए हैं, उससे उनकी मैन पावर भी कम यूटिलाइज़ हो रही है, उससे वो कम ज़मीन पर ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो अभी हम ज़ाहिर है इन सेक्टर्स में भी अभी यहाँ पर AI ने आना है और फिर अडॉप्शन हमने करनी है। तो ये अभी जिस फेज़ में हम इन एग्रीटेक फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान के अंदर ये टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है, बल्कि हो चुकी है। अच्छा। हमारी 3-4 कंपनियों ने बड़ा अच्छा ये काम किया है कि जो ड्रोन्स आपकी फील्ड्स के ऊपर उड़ते हैं, इंडिविजुअल क्रॉप के प्लांट की वो वैल्यू की वो नरिशमेंट करते हैं और उसके नीचे जो लैंड है उसकी pH वगैरह मॉनिटर करते हैं और इंडिविजुअल प्लांट का ख्याल रखते हैं। ये टेक्नोलॉजी सब पाकिस्तान में मौजूद है और अभी हम सऊदी अरेबिया और 2-4 और ममालिक के साथ मिलके इस पे रिसर्च भी कर रहे हैं और इसको प्रोडक्टाइज भी कर रहे हैं। ये काम पाकिस्तान में हो रहा है, एज वी स्पीक हो रहा है। और इसका कोई खातिर ख्वाह फायदा भी हो रहा है जिन सेक्टर्स में अभी हम पाकिस्तान में AI को यूटिलाइज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एफिशिएंसी उन सेक्टर्स की बढ़ रही है। जल्दी होता नहीं है बिकॉज ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होती है और इसके 3-4 साल के बाद रिटर्न्स आते हैं। अगर आप
चाइना का या जिसका भी उधर भी जिक्र कर रहे हैं या यूएस का भी जिक्र कर रहे हैं, वहां पे एआई की अडॉप्शन अभी हमसे कुछ अर्सा पहले शुरू हुई है, पर उसके भी अभी रिटर्न्स पूरे आए नहीं, बिकॉज एआई इतनी नई टेक्नोलॉजी है कि अभी इसके यूज केसेस बन रहे हैं। और मजे की बात जो आपने पहले जिक्र किया वो बात बिल्कुल ठीक है कि हमें अपनी नेशन को एआई की यूटिलाइजेशन इन आर एनवायरमेंट करना है, और हमें ये देखना है कि हमने अपने यूथ के किस किस्म के स्किल सेट्स हों ताकि वो ऑब्सोलीट ना हो जाएं। जैसे आपको याद होगा एक जमाने में लोग होते थे जो शॉर्ट हैंड सीखते होते थे, अब वो शॉर्ट हैंड का पूरा फंक्शन ही खत्म हो गया। इसी तरह हमारे यहाँ टाइपिस्ट होते थे हर ऑफिस में, जब वर्ड प्रोसेसर और कंप्यूटर है तो टाइपिस्ट का रोल ही खत्म हो गया। इसी तरह एआई के आने से बहुत सारे रोल्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, और ये जो हमारे जो एआई प्रोफेशनल्स हैं उनका स्किल सेट, अगर हम कंपटीशन की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर वो कॉम्पिटिटिव हैं, यानी उसी लेवल का स्किल सेट पाकिस्तान में ही मौजूद है? सर हमारे नंबर्स थोड़े हैं, ऑफ कोर्स नंबर्स हमारे एआई के एक्सपर्ट्स के अभी ज़रा कम है डेटा साइंसेज में कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट इन द क्वालिटी ऑफ वर्क हमारी तकरीबन वी मैच विद देम। जो मैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, हाँ हमारे यहाँ जो जर्नल आबादी है उसमें एआई की अडॉप्शन अभी कम है। हमारी गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर या गवर्नमेंट जो टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स करती है उसमें एआई की अडॉप्शन अभी कम है, जो बदतरीक ज़्यादा होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारी नॉर्मल जिंदगी के अंदर एआई की अडॉप्शन अभी कम है आम इंसानों की। इस फार एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, देयर कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मुस्तफ़ा साहब, चेयरमैन पातशाह गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।